दोस्तों स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और ये आज का जो हमारा पोर्शन है, हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम इसमें जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। किसी भी संख्या पद्धति में जो अंक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? अंक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक होते हैं दोस्तों टोटल। ओके, इन अंकों से मिलकर दोस्तों किसका निर्माण होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। इन अंकों को परस्पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार आगे तक अरेंज कर कर हम संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो संख्याएं बनती हैं, उन संख्याओं में दो मोस्ट कॉमन सी चीजें हैं। एक होता है दोस्तों स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू कहा जाता है, दूसरा होता है आपका दोस्तों जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान, फेस वैल्यू। तो हम देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। एक हम नंबर लिख लेते हैं कोई भी। सपोज करिए मैंने लिखा 5, 6, 8, 9, 5। ओके दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जिस रेखांकित अंक का स्थानीय मान कितना है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान होगा दोस्तों 90। ओके, स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों? 90 होगा। परंतु इसी 9 की फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान की बात की जाएगी, तो जो इसका जो जातीय मान होगा इस अंक का, वो जातीय मान 9 होगा। ओके दोस्तों, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान उस संख्या में वह स्थान है, जबकि जो जातीय मान होता है वो अंक का स्वयं का शुद्धतम मान होता है। चलिए प्रश्न देखते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हमने लिखा 5, 6, 8, 9, 5 में 6 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का गुणनफल है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए 6 का स्थानीय मान, ये देखिए दोस्तों, ये 6 है हमारा। तो 6 का स्थानीय मान दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? 6000। ओके, 6 का स्थानीय मान 6000 हो गया। और 9 का जातीय मान देखिए, 9 का जातीय मान हमेशा वही रहता है दोस्तों 9। और इनका गुणनफल आपसे पूछा है। इनका क्या पूछा है दोस्तों? गुणनफल पूछा है। तो इनका गुणनफल होगा 9 6 कितना होता है दोस्तों? 54,000। इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों ध्यान देना, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 और इससे आप कंटिन्यू जाते हैं अनंत तक के जो नंबर होते हैं वो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाने वाली जो सारी संख्याएं होती हैं वो होल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंटीजर नंबर में हम देखेंगे कि जो इंटीजर नंबर्स होते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में नेगेटिव एंड 0 के साथ में पॉजिटिव नंबर्स, जो सारे के सारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसको हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, ये मेरा हो गया 0, 1, 2, 3, 4। ये डायरेक्शन हमारे को ये गई, इधर से ये हो गया हमारे को -1, -2, -3 सो अनंत तक, अनंत तक। यहाँ पे देखिए माइनस इनफाइनाइट, और इधर गई ये प्लस इनफाइनाइट तक की ये संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें एक के अलावा किसी अन्य का भी भाग जाता है। अन्य का भी क्या जाता है?
भाग जाता है तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके दोस्तों, इसे आप कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोले 4 में देखिए 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है, तो ये क्या एक है, कंपोजिट नंबर है। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं रूढ़ संख्याएं, या हम बोलते हैं इन्हें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, वे संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं वे संख्याएं जो केवल एक से अथवा स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे, हम लिखते हैं 0 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 0 से 100 के मध्य की जो अभाज्य संख्याएं दोस्तों, उसमें लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47, फिर आता है 53, 53, 59, 61 दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तो ध्यान देखिएगा 67, फिर आता है 71, 71, 73, 79। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे को 83, 89 और 97। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा 0 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, इसके बाद आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है अभाज्य संख्याओं के बारे में, जो हम आपको बताते चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको देखना है कि जो 1 है ना, 1 वो न तो भाज्य संख्या है, न भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। यानी कि 1 को न तो भाज्य संख्या माना गया है, न ही अभाज्य संख्या माना गया है। या ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद कर लेना, 1 से, इसके आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसे ही 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ही 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के मध्य में। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ओके, ध्यान दीजिएगा, 1 को तो हम अभाज्य या भाज्य संख्या नहीं मानते हैं। चलिए ध्यान दें, अगला देखते हैं, 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए 1 से 50 तक की अगर हम बात करते हैं, 1 से 50 के मध्य में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं 50 तक का। उसके आगे हमें और यानी 50 और 60 के बीच में अब कितनी अभाज्य संख्याएं और हो गई। तो आप देखिएगा, 50 और 60 के बीच में हमारे पास में एक देखो 53 हो गया, 59 हो गया। ओके, 2 संख्याएं और हो गई दोस्तों। तो हमारे को जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास में राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। कुल 17 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 60 के मध्य में। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल। किसका बात करेंगे दोस्तों? प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सूत्र लिखते हैं, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है दोस्तों, तो जो इसका सूत्र है वो n+1
अपॉन में 2 होगा। n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र हो गया दोस्तों। तो हम निकालते हैं, देखो प्रश्न क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो ध्यान दो, यहाँ n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 हो गई। हमारा जो आंसर निकल के आने वाला है 100 हो गया दोस्तों। n+1 हो गया हमारा 101 बच्चा, और ये हमारे पास में डिवाइड में 2, तो 2 से इसे काटा तो ये हमारे पास 50 आ गया। इसको हमने गुणा कर दिया दोस्तों, तो ये हमारे पास में 50 हो गया। ओके दोस्तों, ध्यान दिया आपने, कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा आपका। ऐसे आप किसी भी संख्या के मध्य में निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और उठा लेते हैं जो एग्जामों में PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे है, 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योगफल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे को 2 अंक दिए हुए हैं। A कितना है दोस्तों, 51 है, और B कितना है दोस्तों, यहाँ पे 100 है। ओके, तो हम यहाँ पे जो सूत्र लगा सकते हैं, हमारे को यहाँ जो सूत्र लगाना है वो लगाना है योगफल के लिए। यहाँ पे हमारे को इनका योग ब्रैकेट में लिखेंगे, अंतर प्लस 1 बटे में 2। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए इन दोनों का देखिए दोस्तों योग करते हैं। इन दोनों का योग हो गया 151। ओके, गुणा इनका अंतर दोस्तों, इनका अंतर में 1 जोड़ना है, यानी कि 100 में से 51 घटाकर 1 जोड़ देना है। तो दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया बटे में 2। ओके, 2 से इसे काटा हमने, तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 25। ओके, इन दोनों संख्याओं को हमने गुणा कर दिया, तो जो हमारा आंसर आ गया 3775, यानी कि 51 से 100 तक की लगातार संख्याओं का जो योगफल है वो है 3775 रुपए। दोस्तों आगे की हम बात करते हैं। n लगातार n सम संख्याओं का योगफल, लगातार n सम संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, x और x+1 n सम संख्याओं का योगफल होगा। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखते हैं, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योगफल है। तो 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा हमारे पास में कितना, यहाँ हो गया हमारे पास में दोस्तों 50, और ये हमारे पास हो गया 50 + 1। ओके, इनका गुणा कर देंगे, 50 × 51। ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास आ गया 2550। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हमने n कैसे, n सम संख्याएं हैं, तो पहले ध्यान देना 1 से 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक बेटा 100 में 2 का भाग दिया, यानी कि कुल 50 सम संख्याएं होती हैं। यानी कि हमारे पास जितनी सम संख्याएं हैं उनको 1+ करके गुणा कर देंगे, तो हमारे को 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं n लगातार विषम संख्याओं का योगफल। किसका योगफल दोस्तों, विषम संख्याओं का योगफल दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये x² होता है, ये x² के बराबर होता है। तो हम बात करते हैं, यानी कि अगर हम 1 से 100 तक की बात करेंगे, 1 से 100 तक, तो ध्यान दीजिएगा 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्याएं होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं हमारा 50 का जो वर्ग होगा वो विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा, यानी कि 2500 विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा दोस्तों। 1 से 100 के मध्य की 2500। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं n प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का योगफल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में पूछा जाता है। वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बताना है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n+1 2n+1 अपॉन में 6 n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो हम एक प्रश्न लिख लेते हैं, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योगफल होगा। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कुल प्राकृत संख्या n कितना है दोस्तों, यानी कि हमारे को यहाँ पे n की जो वैल्यू है दोस्तों, n की जो वैल्यू है वो हो गई 10। और निकालना क्या है दोस्तों, ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। तो आपको ये पूरा निकालना है। तो दोस्तों सीधा सीधा करते हैं, n का मान 10 है, तो यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारे पास में, देखिएगा ये लिखा हमने 10 गुणा n से 1 ज़्यादा है यानी कि 11, ओके, गुणा 10 दूना 20 और 1 21, ओके, 21 बटे में हो गया दोस्तों 6। 2 से काटा, 2 से 5 बार काटा, 2 से कितनी बार काटा, 3 बार काटा, 3 से कितनी बार काटा दोस्तों, 7 बार काट दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको गुणा कर लिया दोस्तों, तो इसका जो गुणनफल आ गया हमारे पास में 385 हो गया, 385 हो गया। दोस्तों आगे हम बात करेंगे n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, n विषम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है उसका जो सूत्र होगा दोस्तों वो होगा 4x² -1 अपॉन में 3, ओके। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। या हम बात कर लेते हैं 1 से 20 तक की, 1 से 20 का निकालते हैं। चलिए इस बार हम 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 1 का वर्ग, उसके बाद में प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग डॉट 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 लास्ट में आ गए 19 का वर्ग। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली हम क्या करना चाहते हैं, तो हमने सूत्र लगा दीजिए दोस्तों। हमारा सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, हमारे पास ये हो गया दोस्तों 10, ओके, 10 हमारे पास हो गया, गुणा में 4 गुणा 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग हो गया दोस्तों, और हमारे पास में हो गया -1, ओके, बटे में 3। इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारे पास आ गया 10, ओके, गुणा ये हो गया 10 का वर्ग हो गया 100, 400 में से 1 घटाया तो 399, बटे में क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। बटे में कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। जब इसको हमने हल किया, 3 से 1 घटाया 1 बार, 3 बार और 3 बार, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 1330। ये 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हमने निकाल लिया है।